नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। पीएफआई पे प्रतिबंध लग गया। भारत सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया, गृह मंत्रालय ने प्रतिबंध लगा दिया। लग ही रहा था, पिछले दिनों से जो एक्टिविटी हो रही थी, पूरे देश भर में छापे मारे जा रहे थे और बहुत सारा लिटरेचर भी मिला। और अगर गृह मंत्रालय के जो सोर्सेज हैं और जो पुलिस के सोर्सेज हैं उस पर भरोसा करें तो एक खतरनाक साजिश भी थी। अच्छा हुआ कि इस तरह का अगर कोई भी व्यक्ति देश के अंदर अगर ये सपने में भी सोचता है कि भारत को वो तोड़ लेगा, भारत के अंदर वो नफरत फैला देगा, तो प्रतिबंध लगना चाहिए। कांग्रेस ने तत्काल कहा कि भाई जब पीएफआई पे प्रतिबंध लग गया तो आरएसएस पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पे भी प्रतिबंध लगना चाहिए, क्योंकि संघ ने भी पिछले दिनों में जो घटनाएं की हैं वो किसी भी समाज में विघटन से, समाज में नफरत फैलाने से कम नहीं। अब मैं ये सोच रहा था कि पीएफआई पे जो प्रतिबंध लगाया है ये जेन्युइन है, सही है, लेकिन आज का माहौल ऐसा है ना कि आप कह नहीं सकते। अगर आपको लग भी रहा है कि भाई ये पॉलिटिकल है, लेकिन आप कह देंगे तो तुरंत आप राष्ट्र विरोधी हो जाएंगे, आपको पाकिस्तान भेज दिया जाएगा, आपको गाली वाली शुरू हो जाएंगी। मैं उन सब विवाद में नहीं पड़ता। अगर पीएफआई पे प्रतिबंध है, सबूत है, तो बिल्कुल सही लगा, किसी को भी इजाज़त नहीं देनी चाहिए। और मैं ये भी मानता हूँ कि जो मस्जिद पर चढ़ के झंडे फहराते हैं, जो हाथ में तलवार लेके, त्रिशूल लेके किसी भी अखलाक को, किसी भी पहलू खान को मारती हैं, उन मानसिकता पे भी प्रतिबंध लगना चाहिए। ये देश महात्मा बुद्ध का देश है, यहाँ हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। तो मैं पीएफआई के नहीं, लेकिन मैं कुछ और संदर्भों में आपको बताना चाहता हूँ। मायावती की सरकार थी और एक दिन अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, मैं भी उसका गवाह हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और एक डीजीपी साहब हैं आजकल, जो रिटायर होने के बाद वो बहुत टिकट मांग रहे थे बीजेपी से और टिकट मिला नहीं था उनको, तो आजकल वो टीवी चैनलों पे वो बीजेपी के प्रवक्ता की तरह रूप में बात करते हैं। और टीवी चैनल को ऐसे लोग चाहिए होते हैं जो आप लिखें पूर्व डीजीपी, लेकिन वो भाजपा के प्रवक्ता की तरह बात करें। तो जब डीजीपी थे तो एक बार मेरे को उनका बहुत सारे दस्तावेज मिले थे क्रिमिनल के लिए, लिटरली उन्होंने चिट्ठी लिख दी थी। तो मैंने हेडिंग लगाई थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, बड़ा हल्का मचा था, हेडिंग थी डीजीपी बिकता है बोलो खरीदोगे। और फिर अगले दिन मैंने वो थोड़े गुर किए, मतलब जैसा होता है ना पत्रकार को, तो मैं तो आप जानते हो दबने दबाने वाला तो हूँ नहीं मैं। तो उन्होंने कुछ काम ये कर देंगे वो कर देंगे। मैंने कहा डीजीपी साहब जो करना हो कर लेना, हो ये वही जो राम रचे राखा, अगर आपके बस में हो तो आप कर लेना। चूँकि मेरे पास दस्तावेज थे तो मैंने अगले दिन उस दस्तावेज को लगा के छापा, ये क्या अपने डीजीपी खड़े हो गए गुंडों के साथ। तो मैं बात कर रहा हूँ उस पुलिस की मानसिकता की। मायावती की सरकार थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3-4 बड़े खूबसूरत लड़के, नौजवान लड़के, और AK-47 दिखाई गई हम लोगों को और एक कागज दिखाया गया। कागज पे यूं करके 4 लाइनें लिखी हुई थी, उस पर लिखा था मुख्यमंत्री निवास। और ये कह रहे ये 4 लड़के कश्मीर से आए हैं और मुख्यमंत्री की हत्या करने की साजिश कर रहे थे। मायावती मुख्यमंत्री थी। उस घटना के बाद क्या हुआ, मायावती डर गई, उन्होंने लोगों से मिलना बंद कर दिया। और यही नौकरशाह चाहते हैं कि नेता संवाद ना करे, पब्लिक के बीच में ना जाए। उनके मकसद सिद्ध हो गए थे कि वो लड़के जेल चले गए, मायावती जी डर गई, लोगों से मिलना बंद कर दिया। और मेरी जानकारी में आया कि साल या 2 साल के अंदर वो लड़के रिहा हो गए, क्योंकि कोई सबूत नहीं था। देश में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिसमें 7 साल, 8 साल, 9 साल तक लोग जेल में रहे हैं और सबूत न होने के कारण वो छोड़ दिए गए हैं, निर्दोष मान लिए गए हैं। हमारा संविधान कहता है, कानून कहता है कि 100 गुनाहगार छूट जाए, एक बेगुनाह नहीं फंसना चाहिए। जब राष्ट्रपति बनी थी और ये कहा गया कि एक आदिवासी समूह से हम लोग उत्थान कर रहे हैं, तो उसी दौर में आपको याद होगा 100 से ज़्यादा लोग छोड़े गए थे जो कई साल से नक्सली होने के आरोप में जेल में बंद थे। तमाम जगह हमने देखा है 7 साल 8 साल बाद लोग छोड़ दिए जाते हैं, सबूत नहीं मिलते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये कि अगर ये नौकरशाह राजनीति की भाषा बोल रहे हैं, किसी भी संगठन पर प्रतिबंध लगाने के पीछे राजनीति की मंशा सामने रहती है, तो ये बात भी समझ में आनी चाहिए। और मैंने एक अपील भी की, ट्वीट भी किया। मैंने कहा जो लोग पीएफआई की वकालत कर रहे हैं और मान रहे हैं कि पीएफआई पे प्रतिबंध गलत है, तो ये ट्वीट उनके लिए सबक सिखा सकता है। और मतलब मैं ये कहूँगा अगर ये सरकार मेरे ट्वीट की बात मान ले तो सरकार के लिए बेहतर बात। जो बात मैं आपसे कह रहा हूँ वही बात मैंने ट्वीट पे लिखी। मैंने कहा पिछले 6 साल में, 7 साल में देश में, उत्तर प्रदेश ऐसे बड़े राज्य में जो लोग पकड़े गए हैं आतंकी होने के नाम पर, उनकी लिस्ट जारी कर दे सरकार कि इनमें से कितने लोग अभी जेल में हैं, कितने लोगों को सजा हो गई और कितने लोग छोड़ दिए गए। होता क्या, लखनऊ में एक दिन मैं सो के उठा
तो टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी कि लखनऊ में आतंकवादियों की घेराबंदी कर ली है पुलिस ने, और बड़े बड़े फुटेज चल रहे थे, कमांडो आ गए थे और जाने क्या क्या। फिर बाद में दिखाया कि ये जो आतंकवादी पकड़े गए हैं इनका संबंध ओसामा बिन लादेन अल जवाहिरी से है। तो मेरी सब नींद भी उड़ गई। मुझे लगा कि अब जो इनके यहाँ छापा पड़ेगा तो इनके यहाँ से मोर्टार निकलेंगे, लॉन्चर निकलेंगे। भाई जो ओसामा बिन लादेन का आदमी होगा, जो अल जवाहिरी का आदमी होगा, उसके यहाँ तो बड़ी बड़ी AK-47, AK-56 रॉकेट लॉन्चर। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि एक इतनी बड़ी पिस्टल, जो आप किसी भी थाने में चले जाइए तो हर थानेदार के पास उत्तर प्रदेश में 25-25 पिस्टल रहती है, जिस पे लगाना चाहता है उस पे दफा 25 में चालान कर देता है। ये बात मैं और आप सब जानते हैं कि पुलिस के पास ढेरों अवैध हथियार रहते हैं और निर्दोष लोग बुक कर दिए जाते हैं इस तरह तमंचे लगा के। तो जो ओसामा बिन लादेन का जो रिश्तेदार बता रही थी पुलिस, उसके पास में छोटी सी पिस्टल, और थोड़ी देर बाद देखा मैंने कुकर हाथ में लेके चले आ रहे हैं। उससे छोटा कुकर तो शायद मेरे ऑफिस में, दफ्तर में भी नहीं होगा। और कहा कि ये सब भी कुकर बम है, प्रेशर कुकर बम है। तो बाद में पता चला कि एक कुकर और एक पिस्टल पे एक लंबी चौड़ी कहानी। तो हमारे अफसर भी इस मामले में माहिर हैं, उनको लगता है कि सरकार का एंगल क्या है, और कोई अगर मौलाना करीम हो, सलीम हो, तो ये नाम सूट करते हैं कि बड़ा सा आप अगला पिछला बना दो, लंबी कहानी बना दो। तो अगर सरकार ये साबित कर देगी कि भाई 6 साल में हमने 344 लोग पकड़े और ये सबके सब जेल में हैं, तो अच्छा लगेगा, देश को भी अच्छा लगेगा। भाई आपने बड़ा काम किया कि 344 लोग, मैं संख्या केवल अनुमान के आधार पर बता रहा हूँ कि भाई आपने 344 लोग पकड़े और सब जेल में हैं क्योंकि आपने इतने पुख्ता सबूत जुटा दिए थे। लेकिन अगर 6 साल में 344 लोगों में से 300 लोग छोड़ दिए गए, 6 साल में से 300 लोगों के खिलाफ मुकदमा ही नहीं चल पाया क्योंकि सबूत नहीं थे, तो क्या उन पुलिस अफसरों पे भी कोई कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने सरकार के, जिन्होंने पार्टी की, जिन्होंने राजनीतिक विचारधारा के तहत बेगुनाह लोगों को, बेकसूर लोगों को फंसाया। अगर आज PFI पे प्रतिबंध की बात को लोग विरोध कर रहे हैं तो ये भरोसा टूटने वाली बात है कि लोग क्यों ऐसा मान रहे हैं, क्यों सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। और बात सही है कि अगर कोई भी आतंकी समूह हो, कोई भी ऐसी घटना कर रहा है जिससे देश में विद्वेष फैल रहा है, दो धर्मों के बीच में नफरत हो रही है, तो उस संगठन पर प्रतिबंध लगना ही चाहिए। ओवैसी ने कहा, आज ओवैसी ने कहा कि हम PFI की विचारधारा को बिल्कुल नहीं मानते, हम उस ख्याल से नहीं करते, लेकिन हम उस प्रतिबंध का विरोध करते हैं। और समाजवादी पार्टी के सांसद शफी रहमान वर्क, उन्होंने कसम खा ली है कि जब तक अखिलेश यादव का वो बेड़ा गर्क नहीं करा देंगे तब तक वो ऐसे बयान दे देंगे। उन्होंने तुरंत कह दिया PFI बिल्कुल निर्दोष है और उन पर गलत तरीके से फंसा दिया गया। ये एक सीमा से जाके ये सब भी नहीं होना चाहिए। मतलब इससे मैसेज ये जाता है कि भाई अगर आप मुस्लिम हैं तो आप गलत हैं, तब भी एक पार्टी आपको सपोर्ट करेगी। ये अब नहीं चल सकता क्योंकि देश की राजनीति बदल दी है भारतीय जनता पार्टी ने। बीजेपी ने वो गेम प्लान सेट कर दिया है कि अब कोई भी राजनीतिक दल सॉफ्ट हिंदुत्व की बात किए बिना सत्ता में नहीं आ सकता। यही संघ की जीत है और यही भारतीय जनता पार्टी की जीत है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी का जब से देश में उभार हुआ तब से देश की राजनीति में, या यूं कहूं कि मैं समाज में एक अलग तरह की नेचर प्रवृत्ति का विकास हुआ है। मैं रोज पिछले इतिहास में ले जाता हूँ, आज फिर ले चलता हूँ। याद करिए 1986 का दौर और कांग्रेस की गलती, जब एक तरफ शाहबानो मामले पर राजीव गांधी की सरकार सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट रही थी और इसने भारतीय लोकतंत्र की तकदीर बदल दी। दुर्भाग्यशाली घटना थी। और उसकी दूसरी तरफ अयोध्या में बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि परिसर में ताला खोला जा रहा था। दरअसल कांग्रेस हिंदुत्व की राजनीति करना चाहती थी, मुसलमानों को लुभाना चाहती थी। और इसी शाहबानो और अयोध्या में ताला खोलने के फैसले के साथ साथ भारत की राजनीति में एक नए शब्द का समावेश हुआ और नाम दिया गया उसका अल्पसंख्यक तुष्टीकरण। और इसी के साथ देश की राजनीति में महज 2 लोकसभा सीट जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी के लिए असीम संभावनाओं का दौर खुलने की जमीन तैयार है। फिर उसके बाद जो हुआ वो इतिहास है और इतिहास के साथ वर्तमान भी है कि भाजपा इस पिच में चौवे और छक्के लगाने लगी। भारतीय जनता पार्टी के उभार के साथ बहुसंख्यक तुष्टीकरण के एक नए दौर की शुरुआत हुई। इस दौर में वो सब कुछ किया जा रहा है जिससे समाज के बीच विघटन के हालात पैदा हो जाए, चाहे वो राम मंदिर आंदोलन के दरमियान और उसके बाद की सांप्रदायिक हिंसा का मामला हो, गुजरात दंगों पर राजनीतिक रोटी सेकने का मामला हो,
शहरों और सड़कों के नाम बदलने का मामला हो या कश्मीरी लड़कियों से शादी का झांसा देकर सांप्रदायिक उन्माद फैलाने के लिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के इस्तेमाल का मामला, हर जगह भाजपा अपनी चुनावी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए हिंदू मुसलमान के नैरेटिव का सहारा लेने से कभी नहीं चूकती। खुद प्रधानमंत्री अपनी चुनावी सभा में जब कब्रिस्तान शमशान का जिक्र करने लगे, दंगाइयों की पहचान कपड़ों से करने की बात करने लगे, तो स्वाभाविक है कि इससे सांप्रदायिक तत्वों का मनोबल बढ़ेगा ही। आश्चर्यजनक बात यह है कि जब प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब दंगों के कारण कई देशों ने उनको वीजा देने से मना कर दिया था। ऐसे में लोगों को बहुत उम्मीद थी, बहुत भरोसा था, बड़ा यकीन था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अतीत से सबक लेकर अटल बिहारी वाजपेयी वाली लाइन को आगे बढ़ाएंगे, सर्वधर्म संभाव का माहौल बनाने में अपनी भूमिका अदा करेंगे। लेकिन हुआ उससे ठीक उल्टा। बल्कि मैं कहूँ तो थोड़ा कड़वा शब्द है, बीजेपी के लोगों को थोड़ा बुरा लगेगा। लोग कहते हैं प्रधानमंत्री जी के लिए मत बोला करो, लेकिन निंदक लीडर आखिर आंगन कोटी छवा है। पत्रकार का काम सच बोलना है तो आप भी बोलेगा। तो उल्टा प्रधानमंत्री जी ने अपने सरकार की असफलताओं को छिपाने के लिए हिंदुत्व की आड़ में अपना चेहरा छुपाने को मुख्य राजनीतिक हथियार बना दिया। आज देश में, खासकर हिंदी भाषी भारत में कहीं पे भी चले जाइए, जिसके पेट पर पिछले 6-7 सालों में सबसे ज्यादा लात पड़ी है, आज उसी तबके को हिंदू धर्म खतरे में दिखने लगा है। दाल रोटी के लाले पड़े हैं, लेकिन लोगों की वोट प्राथमिकता में रोटी, कपड़ा, मकान, रोजी रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य ये मुद्दे नहीं हैं। उन्हें तो बस मुसलमानों को ठीक करना है, बस इतनी ही उनकी प्राथमिकताओं में शुमार है। आज चाहे अर्थव्यवस्था रसातल में चली जाए, रुपया रिकॉर्ड स्तर तक गिर रहा हो, स्कूल में मास्टर नहीं हो, अस्पताल में डॉक्टर सुविधाएं नहीं हो, दवाएं नहीं हो, बेरोजगारी और महंगाई चरम पर हो, लेकिन धर्म की अफीम इस ढंग से चटा दी गई है कि लोग सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को ठीक करने में लगे। उन्हें यह दिख ही नहीं रहा कि हिंदुत्व के नाम पर उनके हाथ में कटोरा थमाकर सारी दौलत अडानी और अंबानी के हाथ में लुटाया जा रही है, लुट रही है दौलत। यह दुनिया के किसी भी सब समाज में शायद ही संभव है कि बलात्कारियों को जेल से रिहा करवाकर उन्हें माला पहनाया जाए और कुछ लोग उस पर ताली पीटें। ताली इसलिए पीटी जा रही है क्योंकि पीड़ित का नाम बिल्किस बानो है। ये उस देश के आम आदमी के बीच पड़ रहे वहशीपन का एक विद्रूप नमूना है, जिसे देश में दशक भर पहले निर्भया कांड से उमड़ी भावनाओं ने धर्म और जाति की दीवार को तोड़कर पूरे देश को एक कर दिया था। आज उसी देश में एक बलात्कारियों को छोड़ा जा रहा है और लोग ताली पीट रहे हैं, माला पहना रहे हैं और मिठाई बांट रहे हैं। आज उस देश में विमर्श का स्तर इतना नीचे चला गया है कि अब पर्व त्योहार की बधाई और गर्मजोशी भरी औपचारिकताएं भी सांप्रदायिकता की चपेट में आ गई हैं। अपनी जायज मांगों को लेकर प्रदर्शन करने वाले किसान मवाली और खालिस्तानी बना दिए जाते हैं। भगवा वेश धारण करने वाली साध्वी जब केंद्रीय मंत्री का पद धारण करती है तो उसके मुंह से रामजादे और हरामजादे जैसे बोल निकलते हैं और ये देश खामोश रहता है। आज ये सोचकर हैरत होती है कि पद्मश्री प्राप्त एक फिल्म एक्टर देश के एक लीडिंग न्यूज एंकर के सामने बैठकर कहती है कि आजादी तो 2014 में मिली है और वह एंकर मुस्कुराकर उस अभिनेत्री से सहमति जताती है, उसका विरोध तक नहीं करती। ऐसे माहौल में हिंदुस्तान का जनमानस किस दिशा में मोड़ दिया गया है, या यूं कहें कि बौद्धिक रूप से तालिबानीकरण की राह पर सरपट दौड़ा दिया गया है। उसे सिर्फ और सिर्फ देश का नुकसान हो रहा है। आज ना तो सत्ता में बैठे लोगों का और ना ही आम जनता के एक बड़े हिस्से को इसकी फिक्र है कि देश मानव विकास सूचकांक HDI में कितना नीचे चला गया है, वैश्विक भुखमरी सूचकांक में हम कितने नीचे चले गए हैं, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हिंदुस्तान की मीडिया की कितनी बुरी हालत है, प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत के सहयोग से अस्तित्व में आया राष्ट्र बांग्लादेश भारत को पछाड़कर काफी आगे निकल गया है। दरअसल सांप्रदायिकता का नशा
चीज ही ऐसी है जिसमें आम आदमी को कुछ दिखाई नहीं देता। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की भी कमोवेश यही स्थिति बनाने की कोशिश हो रही है। आज जो दौर है उसमें भारत को हिंदू पाकिस्तान की दिशा में ले जाने की कोई भी कोशिश देश के लिए, समाज के लिए, संस्कृति के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकती है। लेकिन दुखद बात यह है कि सत्ता प्राप्ति के जुनूनी हद के आगे तमाम तर्क अधूरे लगते हैं। भारतीय जनता पार्टी संभवतः इसी मानसिकता का शिकार दिखती है। लेकिन प्रधानमंत्री जी, देश जग रहा है, देश समझ रहा है। आज जब पीएफआई पे बैन लगा, प्रतिबंध लगा, उसके बाद अयोध्या में एक चौक का नाम लता मंगेशकर जी के नाम पर रखा गया। अच्छा है, लता मंगेशकर जी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की गायिका थी, सम्मानित थी। लेकिन एक चौक के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री जी राष्ट्र को संबोधन करने आ गए। मैं चौंका। एक चौक है, अयोध्या का चौक है, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं अयोध्या वासियों खुश हो जाइए, मंदिर बनने जा रहा है, चौक का उद्घाटन हो गया। देश का प्रधानमंत्री एक शहर के चौक की बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि उस समय देश में रुपया सबसे ज्यादा नीचे स्तर तक गिर रहा है, 82 तक रेट पहुंचने वाला है। मतलब देश की अर्थव्यवस्था कूड़े के ढेर में जाने वाली है। तब क्या किया जा रहा है? तब पीएफआई पे प्रतिबंध लगाया जा रहा है। तब अयोध्या के चौक की चौराहे की गाथा देश के प्रधानमंत्री मंच से गा रहे हैं, क्योंकि आपको रुपए के गिरने का जुनून नहीं आना चाहिए, रुपए के गिरने की बात नहीं आनी चाहिए। आपको अयोध्या नजर आनी चाहिए। राम मंदिर हमारी आस्थाओं का केंद्र है, लेकिन रुपया भी उतना ही जरूरी है। देखते रहिए 4 PM, क्योंकि कोई आदमी ऐसी खरी खरी और सच नहीं बोलेगा। गोदी मीडिया बनेंगे तो कभी नहीं बोल पाएंगे, कभी नहीं सुन पाएंगे। सब्सक्राइब करिए चैनल को, लोगों से कहिए अगर सच सुनना है और जुनून की हद तक सच सुनना है तो 4 PM देखें। उत्तर प्रदेश की खबरें देखनी है तो 4 PM यूपी, और बिहार की खबर देखनी है तो 4 PM बिहार देखिएगा। सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, शुक्रिया।